जिस वक्त मिडिल ईस्ट में इजरायल और हमास के बीच भीषण युद्ध चल रहा है, यूक्रेन को अमेरिका हथियारों की नई मदद देने वाला है, उस वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे। अमेरिका के करीबी माने जाने वाले इन दोनों देशों ने पुतिन का इतना भव्य स्वागत किया कि जिसने अमेरिका को भी टेंशन में डाल दिया है। अब सारी दुनिया सवाल पूछ रही है कि पुतिन का इतना भव्य स्वागत करके, इतनी आवभगत करके सबसे असरदार अरब देशों यानी यूएई और सऊदी ने क्या संदेश दिया और क्या इस पूरे इलाके में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। अमेरिका और नेटो देशों की आंखों की सबसे बड़ी किरकिरी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल यूएई और सऊदी अरब के नेताओं से मिल रहे थे। और ये तस्वीरें देखकर यूएई और सऊदी को पक्का दोस्त समझने वाले अमेरिका और नेटो देशों के नेताओं के दिल जल रहे थे। पुतिन का गल्फ कंट्री में पावरफुल पंच, अमेरिका के दोस्तों के साथ शानदार केमिस्ट्री और बाइडेन से भी भव्य स्वागत मिडिल ईस्ट में पावर ब्रोकर की भूमिका में रूस के दबदबे को दिखाने वाला है, जो अमेरिका को बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा होगा। पुतिन अपने खास विमान II-96PU, जिसे उड़ता हुआ किला कहा जाता है, उसमें 4 सुखोई 35 MKI विमानों की सुरक्षा में निकले थे। पुतिन की रक्षा में निकले चारों लड़ाकू विमानों को खतरनाक R-77 और R-73 एयर टू एयर मिसाइलों से लैस किया गया था। यानी मिडिल ईस्ट के जिस इलाके में अमेरिका के सबसे खतरनाक मिसाइलें, हजारों सैनिक और एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, वहां पर पुतिन पूरी तैयारी और दबदबे के साथ शेर की तरह घुसे। सबसे खास बात है कि मॉस्को से लेकर यूएई तक इन खतरनाक लड़ाकू विमानों की उड़ान के लिए तमाम देशों से खास अनुमति भी ले ली गई। और जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्लेन यूएई के अबुधाबी एयरपोर्ट पर उतरा तो पूरा यूएई व्लादिमीर पुतिन के रूस के रंग में रंग गया। एयरपोर्ट पर पुतिन का गर्मजोशी से स्वागत करने यूएई के बड़े नेता पहुंचे थे और इसके बाद पुतिन अपनी कार से यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने निकले। तब अबुधाबी में पुतिन की धमक जमीन से आसमान तक दिखाई दी। पुतिन की कार धीरे धीरे राष्ट्रपति के महल की तरफ पहुंच रही थी और इधर अबुधाबी के आसमान को यूएई एयरफोर्स के एरोबिक्स विमान रूस के रंग में रंग रहे थे और जमीन पर पुतिन को 21 तोपों की शानदार सलामी दी जा रही थी। यूएई में ये किसी भी वैश्विक नेता का अभूतपूर्व स्वागत था। पुतिन नाहयान से ऐसे मिले जैसे दो बहुत पक्के दोस्त मिलते हैं और उसके बाद दोनों दोस्तों के बीच बातें शुरू हुई। पुतिन ने अरब जगत में यूएई को अपना मुख्य व्यापारिक साझेदार बताया है। सच्चाई यह है कि यूक्रेन वॉर के बाद दुनिया भले ही रूस पर हमलावर हुई हो, लेकिन यूएई ने मध्य मार्ग अपना कर रखा। अब दो तेल उत्पादक देशों के बीच व्यापार और मजबूत करने की तैयारी है, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। вышли на беспрецедентно высокий уровень. И действительно, Объединенные Арабские Эмираты – главный торговый партнер России в арабском мире. वैसे जिस वक्त यूक्रेन में युद्ध की आग जल रही है, मिडिल ईस्ट में इजराइल और हमास के बीच महासंग्राम चल रहा है। पुतिन की इस इलाके में एंट्री हुई तो इन दोनों मुद्दों पर भी चर्चा करके पुतिन ने जता दिया उनका दखल हर जगह बराबर है। Реализуется ряд крупных проектов в нефтегазовой сфере. فهناك عدة مشاريع كبرى في مجال النفط والغاز ننفذها. Мы сотрудничаем и по линии ОПЕК+. मुलाकात और बातें खत्म करके पुतिन यूएई से रवाना हुए। गर्मजोशी से उनको यूएई से विदा किया गया, लेकिन अमेरिका को अभी और एक केमिस्ट्री देखनी थी जो इसके दिल को और ज्यादा जलाने वाली थी। यूएई से निकलकर पुतिन का विमान सऊदी अरब में उतरा। आजकल यूएई के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की बाइडेन के साथ बहुत नहीं बन रही, लेकिन पुतिन के साथ उनकी केमिस्ट्री लाजवाब दिखी। देखिए किस तरह दो दोस्तों ने हाथ मिलाए। एमबीएस ने पुतिन के हाथ को खास तरीके से थपथपाया भी। जो केमिस्ट्री दो नेताओं की बॉडी लैंग्वेज में दिखी, वही पुतिन की बातों में भी नजर आई। मुलाकात के बाद यह भी तय हो चुका है कि अब मोहम्मद बिन सलमान मॉस्को में जाकर इस दोस्ती को और मजबूत करेंगे, जो अभी भी अपने उच्चतम स्तर पर है। Мы ждали вас в Москве. Знаю, что обстоятельства
внесли коррективы в эти планы. यूक्रेन पर हमले की वजह से पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी कर रखा है और रूसी राष्ट्रपति विदेश यात्राओं से बच रहे हैं। लेकिन ये दौरा इसलिए भी संभव हो पाया क्योंकि यूएई और सऊदी अरब ने आईसीसी के साथ कोई समझौता नहीं किया। अब आप एक्सपर्ट से इस पूरे दौरे का मतलब भी समझिए। मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के साथ में रशिया के रिलेशंस बहुत स्ट्रांग होते गए हैं इस बीच में, और इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि चाहे जो वेस्ट वर्सेस रशिया वॉर जिसको हम बोल रहे हैं आजकल यूक्रेन के संदर्भ में हो रहा हो, लेकिन उसके बावजूद रशिया की जो स्ट्रेंथ है वो इन सब मुल्कों में मिडिल ईस्ट में ख़ास तौर से काफ़ी बड़ी है। खास बात यह है कि पुतिन यूएई और सऊदी अरब के दौरे के अगले दिन उनके कट्टर दुश्मन ईरान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर रहे हैं और ये दिखाता है कि दुनिया की पॉलिटिक्स को अभी भी पुतिन अपनी मर्जी से चलाने का दम रखते हैं और अमेरिका के दबाव का न उन पर कोई असर है न उनके दोस्तों पर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस वक्त रूस के राष्ट्रपति पश्चिमी देशों के निशाने पर हैं, उस वक्त अरब देशों में उनकी इतनी सफल यात्रा के क्या मायने हैं और पुतिन ने किस तरह एक तीर से कई और कौन-कौन से निशाने साधे, वो भी समझ लेते हैं। रूस के साथ साथ यूएई और सऊदी अरब बड़े तेल उत्पादक देश हैं। इनके साथ एकजुटता दिखाकर पुतिन ने साफ कर दिया कि तेल उत्पादक देश उनके साथ खड़े हैं। यूएई और सऊदी अरब में पुतिन का जिस तरह से स्वागत किया गया, उससे अमेरिका को एक बड़ा संदेश गया कि रूस के दोस्त अमेरिका के दबाव में नहीं आएंगे और वो रूस से दोस्ती निभाएंगे। गाजा वॉर के बीच इस इलाके में आकर और इजराइल हमास युद्ध पर अरब देशों से चर्चा करके पुतिन ने ये जताने की भी कोशिश की है कि रूस भी इस इलाके में बड़ा असर रखता है। पुतिन सुखोई 35 लड़ाकू विमानों के पहरे में यूएई पहुंचे, इसके भी खास मायने हैं। पुतिन ने ये लड़ाकू विमान ईरान को बेच रहे हैं और उन्होंने अमेरिकी हथियारों के बड़े खरीदार अरब देशों के सामने अपना ये लड़ाकू विमान प्रेजेंट कर दिया है। इसके अलावा रूस में चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। जाहिर सी बात है, पुतिन अपने लोगों को दुनिया में अपना दबदबा और पहुंच दिखाना चाहते होंगे। ऐसे में यूएई और सऊदी में स्वागत ने पुतिन के बढ़ते कद का संदेश भी रूस के लोगों तक पहुंचा दिया है। जिस सऊदी अरब में पुतिन ने पहुंचकर बड़ी खबर दी, वहीं से भारत के लिए भी एक अच्छी खबर आई है। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए नए वीजा नियम लागू किए हैं। इससे भारतीय मुसलमानों को फायदा होगा। उन्हें उम्रा के लिए सऊदी अरब जाने में सहूलियत मिलेगी। भारतीय टूरिस्ट भी आसानी से सऊदी अरब जा सकेंगे और भारत के लिए सऊदी अरब की बड़ी घोषणा पर पाकिस्तान ने क्या कहा, वो भी आपको जरूर देखना चाहिए। भारतीय मुसलमानों के लिए सऊदी अरब का एक फैसला पाकिस्तान पर भारी पड़ गया। इसी हफ्ते सऊदी अरब के हज मंत्री भारत आए और लाखों भारतीय मुसलमानों के लिए अच्छी खबर सुना दी। सऊदी अरब ने भारतीयों के लिए 48 घंटों में वीजा जारी करने और 4 दिनों का स्टॉप ओवर वीजा देने का ऐलान किया है। नई घोषणा का मतलब ये है कि 2024 में भारत के 13 लाख से ज्यादा मुसलमान उम्रा कर पाएंगे, जबकि 2023 में ये आंकड़ा करीब 12 लाख ही था। अब भारतीयों को उम्रा के लिए किसी खास वीजा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उम्रा वीजा 90 दिनों के लिए वैध होगा और इसे लेकर सऊदी अरब के किसी भी शहर में जाने की अनुमति होगी। साथ ही बिना वर्क या टूरिस्ट वीजा के लिए भारतीय मुसलमान सऊदी अरब जा सकेंगे। सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मीटिंग की और भारत यात्रा के दौरान ही एक और ऐलान किया। These efforts are complemented by initiatives to streamline visa issuance procedures and establish 3 new ta'shir or visa centers in India, accommodating the increasing number of individuals seeking to perform Umrah and visit the holy sites. सऊदी सरकार के इस कदम का मतलब ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को अपने देश में आने की सुविधा दे रहे हैं। सऊदी सरकार के फैसले से भारत को फायदा मिलेगा और ये देखकर पाकिस्तान से रिएक्शन आने लगे हैं। पाकिस्तान के इस रिएक्शन की वजह भी सऊदी अरब है। सऊदी सरकार आजकल पाकिस्तान के साथ पहले से ज्यादा सख्ती बरत रही है। सितंबर में एक बैठक में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हज कोटा में भेजे गए लोगों को चुनने में सावधानी बरतने के लिए कहा था। तब सऊदी सरकार ने दावा किया था कि उनके देश में गिरफ्तार भिखारियों में 90% पाकिस्तानी हैं।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सऊदी ने यह भी कहा कि मक्का की मस्जिद के पास पाकिस्तान से आए जेब कतरे भी पकड़े गए। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग सऊदी अरब में उम्रा वीजा पर जाते हैं और सऊदी अरब ने ऐसे अपराधियों पर कंट्रोल लगाने की डिमांड रखी है। पाकिस्तान खुद को सऊदी अरब का मजहबी बिरादर यानी भाई मानता है, लेकिन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुकाबले जो फैसला भारत के लिए लिया है उसे देखकर इस्लामाबाद में हंगामा मचना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल हमास जंग को आज 2 महीने हो गए हैं। जंग अब और भीषण रूप अख्तियार कर चुकी है। ईरान, लेबनान, इजराइल को रोक नहीं पाए तो अब हमास ने पाकिस्तान से मदद की गुहार लगाई है। पाकिस्तान की तारीफ में हमास ने इतने कसीदे पढ़े कि वो खुद भी इसे नहीं पचा पा रहा है। हमास की तारीफ से पाकिस्तान गदगद जरूर है, लेकिन गरीबी और आतंक की मार झेल रहा पाकिस्तान भीख मांगकर देश चलाने पर मजबूर है, जिसके पास तो देने के लिए मदद भी नहीं है। पाकिस्तान से इसराइल को रोका गया तो जुल्म रुक सकता है। हमास सियासी विंग के सरबराह इस्माइल हनिया ने पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। इसराइल को रोकने के लिए हमास के लीडर इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान के कसीदे क्या पढ़े। पाकिस्तानी मीडिया खुद ही अपनी पीठ थपथपाने में जुट गई। पाकिस्तानी मीडिया ने अपने हुक्मरानों को चने की झाड़ पर चढ़ाने का पूरा दारोमदार संभाल लिया है। गाजा में इजरायली सेना के भीषण हमलों का सामना कर रहे हमास ने पाकिस्तान से मदद मांगी है। हमास की पॉलिटिकल विंग के चीफ इस्माइल हानिया इस्लामाबाद में हुए अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और पाकिस्तान से गाजा में हस्तक्षेप की गुजारिश की। हानिया ने कहा, पाकिस्तान एक बड़ी सैन्य ताकत है और अगर वो इजराइल के सामने खड़ा होता है तो चीजें बदल जाएंगी। पाकिस्तान के विरोध का सामना करना पड़ा तो इजराइल गाजा में क्रूरता बंद कर सकता है। पाकिस्तान एक बहादुर देश है, मुजाहिदीन की जमीन है। गाजा में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए पाकिस्तान को दखल देना चाहिए। हानिया ने यहूदियों को मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन बताते हुए पाकिस्तान से युद्ध में शामिल होने की मांग की है। हानिया ने जो कहा उसका मतलब समझिए। इससे पहले अफगानिस्तान से सीरिया तक पाकिस्तान के आतंकी और लड़ाके जाकर युद्ध लड़ते रहे हैं। हानिया चाहता है कि फिलिस्तीन में भी पाकिस्तान अगर अपनी सेना नहीं भेज सकता तो कम से कम लड़ाके जरूर भेजे। हालांकि अमेरिका और अरब देशों के दबाव की वजह से पाकिस्तान न तो सैन्य मदद दे सकता है और न ही आतंकी भेजने की हालत में है। हमास का लीडर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट कर रहा है। इस बीच गाजा में इजरायली फोर्स हमास का नामो निशान मिटा रही है। आज दक्षिण गाजा की गलियों में घुसकर इजरायल की सेना ने आतंकियों के कई अड्डों को चुन चुन कर तबाह किया है। इजरायली सेना ने गाजा का एक वीडियो जारी किया जिसमें स्कूल और अस्पतालों से मिसाइलें, ग्रेनेड और बंदूकों का स्टॉक मौजूद है। इजरायली सेना ने हमास को पूरी तरह बर्बाद करने के लिए उसकी लाइफलाइन यानी सुरंगों पर चोट की है। गाजा की अंडरग्राउंड सुरंगों में हमास के लड़ाके और हथियार छिपाए जाते हैं। यहीं पर इजरायल की सेना पर हमले की प्लानिंग होती है। अब आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में 5 बड़े पंप लगाकर हमास की सुरंगों में समुद्री पानी भरना शुरू कर दिया है। यानी हमास के आतंकी गोलियों से बच भी गए तो सुरंगों में उनकी जल समाधि तय है। गाजा में युद्ध तभी खत्म होगा जब इजरायल हमास का अंत कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इधर पाकिस्तान में हमास से ज्यादा चर्चा पीओके की है। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों से अमित शाह का ऐलान चल रहा है। कल अमित शाह ने संसद में पीओके को भारत में मिलाने का ऐलान किया और दिल्ली से वो खबर सीधे सरहद पार इस्लामाबाद तक पहुंच गई। शाह का पीओके संकल्प सुनकर पाकिस्तानी जनता और एक्सपर्ट्स कितना डर रहे हैं, आज की स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। शाह का पीओके प्लान इस्लामाबाद में घमासान। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, चाहे निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा, ये बिल उनको अधिकार देने का है। ये बिल पीओके पर अमित शाह का ऐलान सुनकर पाकिस्तान में घमासान शुरू हो गया है। संसद में अमित शाह का बयान सुनकर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और जनता पीओके के लिए डरे हुए हैं। सबको लगता है कि फाइनल ऐलान हो गया है और 2024 में पीओके से पाकिस्तान आउट हो जाएगा। पीओके पर भारत का संकल्प सुनकर पाकिस्तान का पूरा सिस्टम शटडाउन हो गया है। 24 घंटे बीतने के बाद भी कोई नेता जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है।
अब तो पीओके पर पाकिस्तान की जनता भी उम्मीद छोड़ चुकी है। पाकिस्तान पिछले 76 सालों से पूरे कश्मीर पर कब्जे की कोशिशें करता रहा है। हालांकि पाकिस्तानियों को मालूम है कि ये सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। अमित शाह के ऐलान के बाद पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि पीओके को बचाना मुश्किल है। उनको वापस देने का काम संसद में जो बिल रखे गए हैं उन्हें पाकिस्तान में ध्यान से पढ़ा जा रहा है, उसकी एक एक बात का मतलब निकाला जा रहा है। जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से इटली ने हाथ खींच लिया है और ये फैसला तब लिया गया है जब भारत और इटली के बीच संबंध मजबूत हो रहे हैं। G20 के दौरान भारत में इटली की PM मेलोनी ने BRI छोड़ने के संकेत दिए थे और अब दुबई में PM मोदी से मिलने के बाद इटली ने BRI से पल्ला झाड़ लिया है। सारी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की केमिस्ट्री की बातें करती है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस केमिस्ट्री की तारीफ होती है, लेकिन चीन को ये मेलोडी बिल्कुल रास नहीं आती, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री मेलोनी की मुलाकात होती है, चीन को इटली की तरफ से कोई बुरी खबर सुना दी जाती है। दुबई में COP28 समिट के दौरान इटली की PM जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं ने इस दौरान एक सेल्फी भी ली, जिसे इटली की PM ने सोशल मीडिया पर मोदी और मेलोनी मिलाकर मेलोडी कैप्शन के साथ शेयर किया। टेंशन में चीन तो तभी आ गया होगा, लेकिन अब वो खबर भी आ गई है जो चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के साथ खड़े दिख रहे इटली ने चीन से हाथ छुड़ा लिया है। इटली ने खुद को चीन की BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से अलग कर लिया है, जिसकी आधिकारिक तौर पर चीन की सरकार को जानकारी भी पहुंचा दी गई है। BRI प्रोजेक्ट चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का ड्रीम प्रोजेक्ट है और खास बात यह है कि यूरोप और G7 से सिर्फ इटली ही BRI का हिस्सा था। लेकिन भारत के बड़े सहयोगी बनकर उभर रहे इटली ने चीन के BRI से खुद को अलग कर लिया है। अभी तक भारत दुनिया के करीब 150 देशों में चीन की इस परियोजना का विरोध करने वाला पहला देश था, लेकिन G7 के देश के इस फैसले से चीन में खलबली मच गई। 4 महीने पहले भारत में हुए G20 समिट के दौरान ही इटली ने चीन को इसके संकेत दे दिए थे। हालांकि तब इस पर मुहर नहीं लगी थी, लेकिन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पर सहमति जताकर इटली ने तब भी चीन को बड़ा झटका दे दिया था। और अब प्रधानमंत्री मोदी के अच्छे मित्र जॉर्जिया मेलोनी ने इससे पहले ही साफ कर दिया था कि BRI इटली के लिए फायदे का सौदा नहीं है। लेकिन जिस तरह इटली BRI को ठेंगा दिखाकर बाहर निकला है, इसे चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो एक तरफ इटली ने चीन को झटका दे दिया है, वहीं दूसरी ओर वो भारत के साथ रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहा है। BRI से अलग होकर इटली IMEC यानी इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट पर भारत के साथ खड़ा है, जिसे चीन के BRI का जवाब माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। अब तक दुनिया के 2 देशों ने खुद को इस प्रोजेक्ट से अलग कर लिया है, तो कुछ और ऐसे हैं जो अलग होने की इच्छा जता चुके हैं। अब तक इटली और फिलीपींस चीन को शॉक दे चुके हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस परियोजना से जुड़े 2 समझौतों को रद्द कर चुका है। कर्ज के जाल में फंसे श्रीलंका को हम्बनटोटा बंदरगाह 99 साल के लिए चीन को लीज पर देना पड़ा। तो अब मालदीव को भी डर सता रहा है कि कहीं उसका हाल भी श्रीलंका जैसा ना हो जाए। अब आपको बताते हैं कि चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना है क्या। शी जिनपिंग के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में हुई थी। इसका मकसद चीन को यूरोप और अफ्रीकी देशों से जोड़ना है। 6000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक फैला ये रास्ता गोबी रेगिस्तान और पामीर की पहाड़ियों से और कई दुर्गम रास्तों से होकर गुजरता है। हालांकि चीन के कुछ आलोचक मानते हैं कि ये महत्वाकांक्षी योजना चीन का ऐसा हथियार है जिसके जरिए वो दुनिया पर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटिश मीडिया की एक खबर से चीन की राजनीति में भूचाल आ गया, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन में शुद्धिकरण अभियान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, जिनपिंग को पुतिन की तरह एक डर भी सताने लगा है। क्या है ये शुद्धिकरण और कौन सा है वो डर, देखिए देशहित की इस खास रिपोर्ट में। शी जिनपिंग 10 साल से चीन के राष्ट्रपति के पद पर काबिज हैं, या कहीं की गद्दी पर कब्जा कर रखा है। जिनपिंग लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बन गए, वो भी बिना किसी चुनाव के। अब इसे कब्जा नहीं तो और क्या कहेंगे। और इन 10 सालों में जिनपिंग ने चीन में लोकतंत्र की हत्या कर तानाशाही राज स्थापित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन से आ रही खबरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। चीन में एक के बाद एक कई अधिकारी और मंत्री गायब हो रहे हैं। 6 महीने पहले पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग के गायब होने के बाद पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू लापता हो गए। कई और हाई प्रोफाइल ऑफिशियल्स भी गायब हो चुके हैं। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं वो हैरान और परेशान करने वाली हैं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक किन गैंग के अलावा पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है। सभी को यातनाएं देकर मौत के घाट उतार दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन में इस वक्त सुरक्षा का स्तर पहले से कहीं ज्यादा कड़ा हो चुका है। ऐसे में ये जान पाना लगभग असंभव है कि आखिर देश के अंदर क्या चल रहा है। इस सब के बीच चीनी अधिकारियों के गायब होने की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति जिनपिंग पर क्रूरता करने के आरोप लग रहे हैं। रशिया ने चीन को बताया, शी जिनपिंग को बताया, रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने आकर के, कि आपके सरकार के कुछ टॉप ऑफिशियल्स जो हैं वो वेस्टर्न इंटेलिजेंस के हाथ बिक चुके हैं और शायद ये फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और रॉकेट फोर्स के जो कमांडर, डिप्टी कमांडर थे, उनको CIA ने रिक्रूट कर लिया था और वो अमेरिका या यूरोप को या MI6 ब्रिटेन को इंटेलिजेंस पास कर रहे थे। ये अटकलें लगाई जा रही हैं। किन गैंग को आखिरी बार 25 जून को देखा गया, जब वो बीजिंग में श्रीलंका, वियतनाम और रूस के अधिकारियों के साथ एक बहुपक्षीय बैठक में शामिल हुए थे। उससे पहले वो 4 मई को आखिरी बार चीन के बाहर दिखाई दिए थे, जब SCO की बैठक में शामिल होने गोवा आए थे। इन कार्यक्रमों के बाद वो किसी सार्वजनिक स्थल पर दिखाई नहीं दिए। ऐसे में सवाल उठने लगे कि कहीं उन्हें कोई सजा तो नहीं दी गई है। दरअसल कुछ लोग ये मान रहे हैं कि जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन की तरह धोखा खाने के डर से लोगों के खिलाफ खतरनाक कदम उठा रहे हैं। किन गैंग और ली शांगफू को मंत्री पद से हटाना और उनका गायब होना 2 सबसे हाई प्रोफाइल उदाहरण हैं। ये दोनों ही जिनपिंग के काफी वफादार थे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में लापता होने से कुछ महीने पहले ही चुना गया था और उन्हें प्रमोशन मिला था। किन को जुलाई 2021 में अमेरिका में राजदूत के तौर पर नियुक्त किया गया था। सिर्फ 18 महीने के बाद ही उन्हें विदेश मंत्री के तौर पर नामित कर दिया गया। किन साल 2014 से 18 के बीच विदेशी मेहमानों के साथ जिनपिंग की मुलाकात का अहम हिस्सा थे और उनकी ज्यादातर बातचीत को करीब से जानते थे। लेकिन विदेश मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही वो गायब हो गए, जिसके बाद आरोप लगे कि वो अमेरिका के लिए जासूसी कर रहे थे।